हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बोहर के परमाणविक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बोहर कक्षा में उपस्थित या कहूँ किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग बताया था, जो आया था 2.186 इंटू 10⁸ Z/N सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये है वेग किसी कक्षा में उपस्थित परमाणु में किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग। ये इंटू में है। इसी तरह से हमने किसी परमाणु में उपस्थित किसी कक्षा की त्रिज्या निकाली थी। किसी कक्षा की त्रिज्या जो आती है वो आई थी 0.529 इंटू N²/Z एंगस्ट्रॉम में। तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग, किसी कक्षा की त्रिज्या, ये हमने ज्ञात कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग। तो हमारा आज का टॉपिक है किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो हम इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ चुके हैं, किसी कक्षा की त्रिज्या पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब एक बात सुनो, मेरी बात को ढंग से। जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी कक्षा है। इस तरह से कक्षाएं उपस्थित हैं हाइड्रोजन परमाणु में। इलेक्ट्रॉन मान लो पहली कक्षा में है। तो इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का हम वेग निकाल रहे हैं। पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की हम ऊर्जा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? पहली कक्षा की ऊर्जा के बराबर। अरे इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब रहेगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहली कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। बात को ढंग से सुनो। इलेक्ट्रॉन मान लो तीसरी कक्षा में है, तो इस समय इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीसरी कक्षा की ऊर्जा के बराबर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, या हम कह सकते हैं हम पढ़ रहे हैं किसी कक्षा की ऊर्जा। आपको पता ही है किसी कक्षा की ऊर्जा, जैसे पांचवी कक्षा की ऊर्जा पांचवी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में है, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पांचवी कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगी। अरे किसी की ऊर्जा क्या होती है? उसके पास दो ऊर्जाएं होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दें तो उस पदार्थ की या उस कण की क्या आ जाएगी? ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सिंबल दे देते हैं E। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
उसकी स्थितिज ऊर्जा पोजीशन एनर्जी पीई व गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सिंबल दे देते हैं के ई काइनेटिक एनर्जी का योग होती है। सही है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। तो हम लिख सकते हैं E बराबर के ई या पीई स्थितिज ऊर्जा प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आप पढ़ोगे आगे 12th क्लास में, फिजिक्स में आएगा, वो आएगी -Z² r। तो अपन यहाँ पर फिजिक्स के नियमों की भी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तभी इसको मैंने समझाऊंगा नहीं कि ये कहाँ से आया, फिजिक्स में आप समझ लोगे, पढ़ लोगे। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आ गई -Z² r प्लस गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये तो आपने पढ़ा होगा, 12 mv²। ठीक है। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा होती है 12 mv²। तो ये आ गई गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा -Z² r और mv 12 mv² हो गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हमने पढ़ा है, चूंकि हमने पढ़ा है mv² बराबर, आपने क्या पढ़ा है बोहर में, बोहर के नियम में पढ़ा है आपने, बोहर के परमाणुिक मॉडल में पढ़ा है, mv² बराबर आपने पढ़ा होगा Ze²r²। ध्यान करो, अभी केंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल, तो r से r कट गया, तो आपने पढ़ा है mv² बराबर Ze²r। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। चूंकि mv² बराबर Ze²r, तो ये mv² का मान अपन यहाँ रख सकते हैं ना। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर कितनी आएगी? -Ze²r। ढंग से देखते चलो, -Ze²r प्लस हाफ mv² के स्थान पर अपन रख सकते हैं Ze²r। सही है। ये है -Ze²r और ये है प्लस हाफ Ze²। तो ये माइनस का 1 है और ये 1/2 है। सही है। माइनस के इसको 1 मान लेते हैं, तो माइनस के 1 में से 1/2 जाए तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो ई का मान कितना आएगा? बुद्धि तो अपनी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। -1/2 Ze²r। ठीक है। इसको समीकरण नंबर कुछ भी मान लेते हैं, चलो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, -1/2 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, -1/2 Ze²r। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? इधर देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है 1/2 Ze²r। तो दोनों में केवल चिन्ह का ही तो अंतर है। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं दोनों में चिन्ह का ही अंतर है। E बराबर -ke। मान लो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, केवल चिन्ह बदलना है, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे सही है ना। अच्छा, इन दोनों में क्या संबंध है? ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा है? बुद्धिमानी लगाओ, स्थितिज ऊर्जा। और ये कौन सी है? गतिज ऊर्जा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? Pe बराबर है -1/2 Ze²r। इधर देखो,
और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है? रे 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 रे, स्थितिज ऊर्जा तो इतनी है, और ये है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -1/2 Z² भाग दे देते हैं दोनों में। तो P बराबर आएगी 2E। ढंग से देख लो मैंने कैसे निकाला ये। स्थितिज ऊर्जा थी -Z²/R, E थी -1/2 Z²/R। माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा है। तो P बराबर 2E नहीं आएगा क्या? अरे इससे ये दुगुना ही तो हुआ है। तो P का मान E से दुगुना है या नहीं है? तो P बराबर 2E आ जाएगी। सही है, ये रिलेशन हो गए एक तरह से दोनों में। E बराबर -ke, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों में केवल चिन्ह का अंतर है, समझो मेरी बात को। और P बराबर 2E, स्थितिज ऊर्जा होती है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की दोगुनी होती है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ तक हम इसे नोट करेंगे, पहले इसको कंप्लीट, फिर लास्ट में इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो, लिखो फटाफट। जल्दी यहाँ तक इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए जल्दी। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, आपको दिख ही रहा है। अब आगे समझो। देखो इधर, हाँ भाई, आपने एक पहले जब अपन ने आर है किसी कक्षा की त्रिज्या, इसका एक फॉर्मूला आया था अपने पास, R बराबर n²h²/4π²m
ये फॉर्मूला आया था, देख सकते हो आपकी कॉपी में लिख रहा है। ये फॉर्मूला पहले आया था, ये आर है किसी कक्षा की त्रिज्या। अगर हम आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, ये ई क्या है, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या किसी कक्षा की ऊर्जा। इससे हम आर का मान रख सकते हैं चाहे तो हम लिखने चाह रहे हैं कि आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हमने समीकरण 1 माना है, इसमें हम आर का मान रखने जा रहे हैं। तो क्या आएगा, ई बराबर -1/2 ZE² आर। अब आर का मान रख रहे हैं N²H², ऊपर इंटू में चला जाएगा 4π² ME²Z। सही है, ये हमने इसमें आर का मान रख दिया। अब हमको ई का मान निकल के आएगा माइनस, ऊपर जेड और Z² हो जाएगा, है ना, E² और E² e⁴ हो जाएगा। सही है, जेड और Z² हो जाएगा, e⁻² और e⁻² e⁴ हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है, π² और m ये बचेगा, और नीचे बचेगा 2 N²H²। सही है, 4 ऊपर देख लो, फिर 4 जेड से जेड गुना होकर Z², E² और E² e⁴ π² और m ये ऊपर बचा, नीचे 2 N²H² बचा। अब इसमें मान रखते हैं हम सब कुछ का। Z को छोड़ देते हैं और किसको छोड़ेंगे, N को। बाकी E का मान रख देते हैं। E ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, पाई का मान होता है 22/7, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, व H प्लांक स्थिरांक का मान रखने पर, इन सब का जब आप मान रखोगे तो आप जब सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो आएगी -13.6, माइनस में आएगी, इंटू देखो ऊपर Z² नीचे N², Z²/N², ये आएगी। मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है, अगर आपको इसे जूल में कन्वर्ट करना है, आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आपको इसको चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दो, 1.6 × 10⁻⁻19 का इसमें गुना कर दो, ये जूल में आ जाएगी। पर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6 × Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक है। क्लियर? अगर आपको ये जूल में कन्वर्ट करनी है तो इसमें कितने का गुना हो जाएगा, इतने का। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। अब आगे मेरी बात को देखो, फिर एक बार में ही नोट कर लेना। तो ये आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन यदि n बराबर अनंत हो, मतलब हम कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं, अनंतवी कक्षा की। जब आप n का मान अनंत रखोगे तो ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आएगा, 0। यदि n बराबर अनंत हो तो E बराबर 0। E बराबर 0 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अनंतवी कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 है। सही है, अर्थात अनंतवी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, आजाद होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अनंतवीं कक्षा में है, समझो बात को, बोर के अनुसार कक्षाएं कितनी हैं? अनंत। इलेक्ट्रॉन अनंतवीं कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया। मेरे कहने का मतलब समझो, जैसे ये नाभिक है, ये कक्षा है, मान लो ये अनंतवीं कक्षा है और ये पहली कक्षा है। मानने में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है तो n का मान, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, n का मान 1 है। तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो n का मान 1 आएगा और इसका मान भी 1 आएगा। z का मान, हाइड्रोजन परमाणु है, z का मान भी 1 और n का मान भी 1। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आएगी कितनी? 13.6 पहली कक्षा की माइनस के। इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा में आता है तो z का, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आती है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए z परमाणु क्रमांक 1 और n का मान 2 रखोगे तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा। माइनस 13.6 में 4 का भाग लग जाएगा, कितना आएगा? 4 माइनस 4 × 12, 4 × 4 = 16, 3.4 आएगा। मतलब आप देखो एक तरह से माइनस के 13.6 और माइनस के 3.4 में बड़ा कौन सा है? माइनस के 3.4 बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, या हम कहूँ इन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कक्षा की ऊर्जा एक ही बात है। मतलब कक्षाओं की, जब नाभिक से हम बाहर की ओर जाते हैं तो कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है और अनंतवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन अनंतवीं कक्षा में होता है तो वो मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। किससे आजाद हो जाता है? देखो इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक को पकड़े हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक जकड़े हुए होगा आकर्षण के बल से। जब इलेक्ट्रॉन अनंतवीं कक्षा में पहुंच जाएगा उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो वो इलेक्ट्रॉन फिर मुक्त हो गया, उस पर नाभिक का कोई आकर्षण बल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन अनंतवीं कक्षा में है तो वो मुक्त हो गया है, उस पर कोई भी बल नहीं है। सही है? अच्छा, एक बात और, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होता है? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में मिलता है। नॉर्मली बात चल रही है, पहली कक्षा में मिलता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में मिलेगा? पहली कक्षा में मिलता है। यह इसकी इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में मिलता है तो ये इसकी मूल अवस्था हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा में है, अन्य सभी कक्षाएं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आदि कक्षाएं इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएंगी? उत्तेजन अवस्था। एक बात और, अन्य कक्षाएं उत्तेजन अवस्था कहलाती हैं। बात को समझो, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होता है तो पहली कक्षा है उसकी मूल अवस्था। इलेक्ट्रॉन मान लो पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में चला गया तो ये तीसरी कक्षा क्या है? उत्तेजन अवस्था है उस इलेक्ट्रॉन की। पांचवी कक्षा में चला गया तो ये भी उत्तेजन अवस्था है। बात को क्लियर कर लो, सही है? अच्छा, बोर के नियम या बोर का सिद्धांत, जो ये हम बोर का परमाणुविक मॉडल पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ बातें बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु पर तो लागू होता है। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है, पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी एक परमाणुविक आयनों, एक परमाणुविक नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों पर भी लागू होता है।
जैसे He+, ये एक ऐसा आयन है, हाइड्रोजन, बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त ऐसे सभी आयनों पर लागू होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे He+, अरे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, पर इस पर आवेश जब प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 1। अगर ये खाली He होता तो इसमें प्रोटॉन 2, परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 होता, पर He+ में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बोर का सिद्धांत इस पर भी लागू हो सकता है, Li+2 पर लागू हो सकता है, Be+3 पर लागू हो सकता है। इन पर सब पर हाइड्रोजन का ये बोर का सिद्धांत लागू हो सकता है। क्लियर? तो मैंने इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। आप इसको एक काम करो, अब इसको यहाँ तक आप नोट करो। जल्दी लिखें। जल्दी नोट करें इसको। हाँ भाई, कर लिया नोट? तो इस पर, इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन को जरूर नहीं है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बने, इनके लिए भी बन सकते हैं। जैसे वो कहे He+ आयन है, उसकी दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करो, तो n का मान, आप दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो n का मान 2 हो जाएगा। और हीलियम He+ आयन का Z परमाणु क्रमांक तो 2 ही रहेगा, पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, He+ आयन है, परमाणु क्रमांक होती है प्रोटॉनों की संख्या, वो तो 2 ही रहेगी। तो He+ आयन की दूसरी कक्षा की त्रिज्या Z का मान 2 रखोगे, और दूसरी कक्षा की त्रिज्या n का मान 2 रखोगे, दूसरी कक्षा की ऊर्जा n का मान 2, तो आप इस तरह से ऊर्जा निकाल सकते हैं। समझ गए क्या करना है? नहीं आई बात समझ में? तो इस तरह से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। अब हम आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट आप ज़रूर कर दें। उसमें आप कंजूसी करते हैं लाइक और कमेंट करने में। नोट कर लिया होगा सभी ने? ओके।